हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 11th की बायोलॉजी में हमारा टॉपिक है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कोशिका भित्ति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, कहाँ उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा, किसने इसको जो है फाइंड आउट किया। इसके अलावा इसका संगठन यानी कि कंपोजिशन कैसा होता है, किससे मिलकर के ये बनी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किस प्रकार की होती है, और सेल वॉल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, परासंरचना है, वो किस प्रकार की होगी। साथ ही सेल वॉल में से संबंधित कुछ विशिष्ट संरचनाएं और सेल वॉल के फंक्शन यानी कि कोशिका भित्ति के कार्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो कहाँ पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती है। पादप कोशिकाओं की सबसे जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहर का जो आवरण होता है, वो क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ उपस्थित होगी, पादप कोशिकाओं में, यानी कि प्लांट सेल्स में ये पाई जाएगी, प्लांट सेल्स या पादप कोशिका में पाई जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोशिका भित्ति की सेल्स होती है वो कैसी होती है, मृत होती है। इसकी जो सेल्स होगी वो कैसी होगी, मृत होगी। पादप कोशिकाओं में एक मृत लेयर होती है, मृत कोशिकाओं वाली परत होती है, सबसे बाहरी कठोर परत। तो उपस्थिति हो गई कि कहाँ पाई जा रही है। उसके बाद में अपन बात करें इसकी खोज, तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल को किसने खोजा था। तो रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल वॉल की खोज की थी। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका भित्ति की खोज की। इसके बाद में अपन आते हैं इसके संगठन पर, यानी कि कंपोजिशन। इसको जो है कोशिका भित्ति जो है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, यानी किन किन पदार्थों से मिलकर के कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो बनी होती है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन अपन देखें तो सेल वॉल में पाए जाते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, और कुछ मात्रा में जो है सिलिका वगैरह वो भी उपस्थित होते हैं। तो जो कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, किन किन से मिलकर वो बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, इसके अलावा सिलिका वगैरह या कुछ अन्य पदार्थ का जमाव भी इसमें पाया जाता है। तो ये सारे पदार्थ जो है वो किसमें पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में पाए जाते हैं। किसमें होगा ये संगठन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, ये सारे किस सेल वॉल में होते हैं, पादप कोशिका की। लेकिन जीवाणु और जो कवक है उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। तो उनकी सेल वॉल का कंपोजिशन भी क्या इसी प्रकार का होता है, नहीं। जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया जो है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। किसकी सेल वॉल, जीवाणु की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। इसके अलावा जो जीवाणु है इसमें दो और घटक पाए जाते हैं इसकी सेल वॉल में। जीवाणु की जो कोशिका है उसकी भित्ति में, जीवाणु की कोशिका भित्ति की में दो और घटक होते हैं, और वो दो घटक कौन से होते हैं, NAG और NAM। NAG और NAM का मतलब N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, और ये है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। यानी कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड की तो बनी होती है, लेकिन इसके साथ ही इसमें ये दो घटक और पाए जाते हैं, और वो घटक कौन से होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड।
तो ये हो गई जीवाणु की कोशिका भित्ति। इसके अलावा जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? काइटिन की। तो ये हो गया कंपोजिशन सेल वॉल का कि प्लांट की होगी तो वो किससे बनी होगी? जीवाणु की होगी तो, और कवक की होगी तो। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर की, यानी कोशिका भित्ति की संरचना की। स्ट्रक्चर जो है कोशिका भित्ति की किस प्रकार से होती है? कोशिका भित्ति की संरचना को एक बार यहाँ देखिए आप, जैसे कि ये दो सेल्स है, ये एक है ए सेल है और ये दूसरी जो है वो बी सेल है। तो सेल ए और सेल बी दोनों को अपन देखेंगे, ये उनके सेल वॉल को मैंने थोड़ा यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर क्या पाई जा रही है? मध्य पटलिका, यानी कि सेल वॉल जो है वो 4 स्तरों से मिलकर बनती है, 4 लेयर्स पाई जाती है सेल वॉल में। संरचना में अपन देखें तो कोशिका भित्ति की जो संरचना है इसमें क्या पाई जाती है? 4 स्तर होते हैं या 4 लेयर्स पाई जाती है। और वो 4 लेयर्स कौन सी होती है? सबसे बाहर होती है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। दूसरी प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरी कौन सी होगी? प्राथमिक कोशिका भित्ति। तीसरी होगी द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और चौथी जो लेयर होती है वो होती है तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल, तृतीयक कोशिका भित्ति। और ये जो है चारों लेयर्स मिलकर के क्या बनाती है? चारों लेयर जो है, चारों स्तर ये बना मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल में चारों स्तर पाए जाते हैं। और इन चारों स्तरों में जो सबसे पहला है मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीयक। अब अपने डायग्राम में अपन देखते हैं मध्य पटलिका सबसे पहला। यहाँ पर मैंने बनाया है ये मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या होती है? 2 सेल्स जो होती है, 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। 2 सेल्स के मध्य पाई जाती है ये, और 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इसी कारण इसको सीमेंटिंग लेयर कहा जाता है, जोड़ने वाली परत कहा जाता है। उसके बाद में मध्य पटलिका के दोनों तरफ क्या पाई जाती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ए सेल की प्राथमिक कोशिका भित्ति और ये बी सेल की प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाद में तीसरी जो परत आती है वो आती है द्वितीय कोशिका भित्ति, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ होती है द्वितीय कोशिका भित्ति। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, और उन 3 स्तरों को हम कह देते हैं S1, S2 और S3। जो द्वितीय कोशिका भित्ति है वो कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है? 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, S1, S2 और S3। और कुछ प्लांट्स में जो है तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद में क्या बनती है? सबसे आंतरिक जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? तृतीय कोशिका भित्ति। तो अब हम बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के इन स्तरों के बारे में। इनके बारे में अपन बात करें उससे पहले एक चीज जो है अपन देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जो है, उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तो कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति की अगर अपन बात करें, कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन जो है वो होता है फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट, यानी कि ये जो चारों स्तर है, अपन कह रहे हैं कि कोशिका भित्ति की संरचना में 4 स्तर पाए जा रहे हैं। ये चारों स्तर जो है वो किससे बनते हैं? तो ये किससे बनते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट से। अब बात आती है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या है। फ्रेगमोप्लास्ट बना होता है गोल्जी पुट्टिका, गोल्जी पुट्टिकाएं प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े। गोल्जी पुट्टिका प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े होते हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। और फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका से प्राथमिक भित्ति और प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक। यानी कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है? फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट किससे बनता है? गोल्जी पुट्टिकाओं और अंतःपर्दवी जालिका के टुकड़ों से मिलकर बनता है। और फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनती है? मध्य पटलिका बनती है।
यानी ट्रेगमोप्लास्ट क्या बनाता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है, कोशिका पट्टिका या कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है, जिससे क्या बनता है, मध्य पटलिका, और उससे प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। अब जो कोशिका भित्ति के स्तर है, इनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखो परत है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका जो है, मध्य पटलिका दो कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है और ये दो सेल्स को जोड़ने का क्या कार्य करता है, क्या करता है, ये दो सेल्स को जोड़ता है, और दो सेल्स को जोड़ता है, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, सीमेंटिंग लेयर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो सेल्स को जोड़ रहा है, दो कोशिकाओं को जोड़ता है। अब जो ये मध्य पटलिका है, ये बनी किससे होती है, इसका संगठन कैसा होता है, तो मध्य पटलिका जो है वो बनी होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होने के कारण ये दृढ़ होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है, और यही कारण है कि फलों की फल भित्ति में उपस्थित होने के कारण कच्चे फल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन फल जब पक जाते हैं तो फलों के पकने पर क्या हो जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो घुल जाता है, और इसी की वजह से जो फल है वो मुलायम हो जाते हैं। फलों के पकने पर कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट घुल जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मध्य पटलिका है दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, इस कारण इसको सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। बनी किससे होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, और फलों में, कच्चे फलों में जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की वजह से कच्चे फल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन फलों के पकने के बाद में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो घुल जाता है, और घुलने की वजह से फल जो है पकने के बाद कैसे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ये थी पहली परत मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के दोनों तरफ कौन पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति। तो प्राथमिक भित्ति की अपन बात करें तो कहाँ पर उपस्थित होती है, ये मध्य पटलिका के दोनों तरफ, मध्य पटलिका के दोनों तरफ, या हम यूं कहें कि मध्य पटलिका के अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ उपस्थित होती है। अब इसका संगठन यानी प्राथमिक भित्ति जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्राथमिक भित्ति जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से। प्राथमिक जो भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। साथ ही साथ जो प्राथमिक भित्ति होती है वो थिन लेयर होती है, यानी कि ये कैसी होती है, पतली परत होती है, थिन लेयर होती है, पतली परत होती है और इलास्टिक होती है। कैसी होती है, इलास्टिक, यानी कि प्रत्यास्थ होती है। जो प्राथमिक भित्ति होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, पतली होती है और इलास्टिक होती है। किसकी बनी होती है ये, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और मध्य पटलिका के दोनों तरफ पाई जाती है। अब अपन बात करें द्वितीय कोशिका भित्ति की। जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, एक मिनट, द्वितीय जो कोशिका भित्ति है, ये द्वितीय कोशिका भित्ति बनी होती है हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन की। किसकी बनी होती है, लिग्निन की, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द्वितीय कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव हो जाता है, इसी की वजह से ये थिक हो जाती है, यानी ये कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। जबकि प्राथमिक भित्ति कैसी थी, प्राथमिक भित्ति थी थिन, यानी कि पतली थी। प्राथमिक भित्ति थिन थी, पतली थी और इलास्टिक थी, यानी कि प्रत्यास्थ थी। लेकिन ये कैसी होती है, द्वितीय भित्ति नॉन इलास्टिक होती है, यानी कैसी होती है, अप्रत्यास्थ होती है, नॉन इलास्टिक या अप्रत्यास्थ होती है द्वितीय भित्ति, क्योंकि ये मोटी होती है। मोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि इस पर लिग्निन का जमाव हो जाता है।
अब जो तृतीय कोशिका भित्ति की अपन बात करें, हाँ एक चीज और, जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, ये द्वितीय कोशिका भित्ति पादपों के जो विभज्योतक उत्तक होते हैं, यानी जो शीर्ष जड़ और तने के शीर्षस्थ भागों में पाए जाते हैं, जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में द्वितीय जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती। विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उनमें द्वितीय कोशिका भित्ति उनकी सेल वॉल में एब्सेंट होती है। एक बार अब मैं रिवाइज कर देती हूँ आपको कि 4 हमारे जो है स्तर होते हैं, 4 परतों से मिलकर बनी होती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जिसमें पहली परत है अपनी मध्य पटलिका। ये 2 कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है और दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इसको सीमेंटिंग लेयर अपन कहते हैं। इसके अलावा ये बनी किससे होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो है वो कच्चे फलों में कठोर होता है, उनको कठोरता देता है, लेकिन फलों के पकने पर ये क्या हो जाता है, घुल जाता है, जिसकी वजह से फल कैसे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। अब दूसरी जो परत है उसकी बात करें, प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है मध्य पटलिका के दोनों तरफ पाई जाती है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, पतली परत होती है और प्रत्यास्थ होती है। उसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कौन सी भित्ति पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति। और द्वितीय कोशिका भित्ति खुद 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, S1, S2 और S3, 3 स्तरों से मिलकर बनी होगी। इसका संगठन क्या है, यानी किससे मिलकर बनी है, इसमें सेल्यूलोज के बजाय हेमीसेल्यूलोज ज्यादा होगा, तो हेमीसेल्यूलोज कुछ मात्रा में सेल्यूलोज होगा और इसमें क्या पाया जाएगा, लिग्निन पाया जाएगा, जिसकी वजह से लिग्निन के जमाव की वजह से अत्यंत हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है। इसी कारण ये कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है और अप्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थता इसमें नहीं पाई जाती। ये जो द्वितीय कोशिका भित्ति है ये विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो ये थी 3 कोशिका भित्तियां। उसके बाद में जो चौथा स्तर होता है तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय जो कोशिका भित्ति होती है वो सबसे आंतरिक परत होती है सेल वॉल की, और ये केवल किसमें पाई जाती है, जो तृतीय कोशिका भित्ति है सभी पादप कोशिकाओं में नहीं होती। तृतीय जो सेल वॉल है ये केवल और केवल किसमें होती है, जिम्नोस्पर्म, यानी अनावृत बीजी जो होते हैं, अनावृत बीजी जो पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी की जो जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है उन्हीं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जाइलम जो उत्तक है उसकी वाहिकाओं व वाहिनिकाओं में, यानी केवल किसमें पाई जाएगी, जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में। किसके, जिम्नोस्पर्म के, अनावृत बीजी पादपों की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में पाई जाती है। शेष प्लांट सेल्स में या शेष प्लांट कोई भी पादप है बाकी उनकी जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति में तृतीय कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। केवल जिम्नोस्पर्म के, और जिम्नोस्पर्म में भी केवल जाइलम की जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है उन्हीं में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब तृतीय कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो ये जो बनी होती है सेल्यूलोज और एक पदार्थ होता है जाइलोन, जाइलोन की बनी होती है। जाइलोन कार्बोहाइड्रेट होता है, जाइलोन कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन, तृतीय कोशिका भित्ति। तो ये थी कोशिका भित्ति की संरचना। अब कोशिका भित्ति की जो मोटाई बढ़ती है, कोशिका भित्ति पर जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है, तो कोशिका भित्ति की जो वृद्धि है वो 2 प्रकार से होती है। कोशिका भित्ति की वृद्धि, कोशिका भित्ति की जो वृद्धि है वो 2 प्रकारों से होती है। एक तो होती है कणाधान वृद्धि और दूसरी होती है स्तराधान वृद्धि। क्या होता है, जब द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण या प्राथमिक कोशिका भित्ति पर पदार्थों का जमाव होता है और द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पर पदार्थ जमेंगे और द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन यदि जो है द्वितीय कोशिका भित्ति के निर्माण के समय पदार्थों का जो जमाव है
पदार्थों का जमाव जो है वो वित्तीय पदार्थ जो भी जमेंगे जिससे कि द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी, वित्तीय पदार्थों का जमाव जो है वो कणों के रूप में हो, जमाव कणों के रूप में, तो वो तो क्या कहलाती है, कणाधान वृद्धि। और यदि द्वितीय कोशिका भित्ति के निर्माण के समय वित्तीय पदार्थों का जो जमाव है वो स्तरों के रूप में हो, जमाव किस रूप में हो, स्तरों के रूप में हो, परतों के रूप में हो, तो वो क्या कहलाएगी, स्तराधान वृद्धि। जमाव कैसे हो, स्तरों के रूप में हो तो स्तराधान वृद्धि होगी और कणों के रूप में हो तो कणाधान वृद्धि होगी, जिससे कि द्वितीयक जो है कोशिका भित्ति है उसका निर्माण होगा। तो ये था कोशिका भित्ति की संरचना और कोशिका भित्ति की वृद्धि। अब अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि परासंरचना। क्या है, सेल वॉल की परासंरचना, परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सेल वॉल की यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना अपन ने बाहर से तो ये देख ली कि वो जो है 4 परतों से मिलकर बनी होती है, लेकिन आंतरिक रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज जो भी है वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, तो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर या परासंरचना। तो कोशिका भित्ति की जो परासंरचना है उसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होते हैं तंतुक, 2 प्रकार के पदार्थों से बनी होती है इसकी परासंरचना। एक तो क्या होते हैं, रेसे या तंतुक यानी फाइब्रस, फाइबर होते हैं, तंतुक होते हैं या रेसे होते हैं। और जो दूसरे पदार्थ होते हैं वो होते हैं मैट्रिक्स या आध्यात्री। इन 2 प्रकार के पदार्थ मिलकर के इसकी परासंरचना का निर्माण करते हैं। जो रेसे या तंतुक होते हैं, अनेक रेसे या तंतुक पाए जाते हैं और उन अनेक रेसे या तंतुकों के मध्य में मैट्रिक्स भरा रहता है। इसकी परासंरचना को अपन देखें तो कई रेसे या तंतुक होते हैं और उसके मध्य खाली स्थान जो रहता है उसमें क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। अब जो रेसे है या तंतुक है ये कई होते हैं, अनेक होते हैं। कई वृहद तंतुक पाए जाते हैं यानी मेगा फाइब्रस पाए जाते हैं। उनमें से किसी एक वृहद तंतुक यानी कि बड़े अपन तंतुक की बात करें कि वो किससे मिलकर बना है, तो एक जो वृहद तंतुक होता है, वृहद तंतुक या वृहद जो रेसा होता है वो किससे बना होता है, एक वृहद जो तंतुक होता है वो बना होता है 250 लघु तंतुकों से। किससे बना होता है, 250 लघु तंतुकों से। अब एक लघु तंतुक किससे बनता है, एक लघु तंतुक, एक जो लघु तंतुक होता है वो बनता है 20 मिसेल से, 20 मिसेल से। अब एक मिसेल की बात करें, एक जो मिसेल है वो किससे बनेगा, एक जो मिसेल है वो बनता है 100 जो है सेल्यूलोज से। 100 जो अणु है सेल्यूलोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मिसेल बनेगा। अब एक जो सेल्यूलोज है वो किससे निर्मित होगा, एक सेल्यूलोज, एक जो सेल्यूलोज है वो किससे मिलकर के बनेगा, एक सेल्यूलोज बनेगा 3000 से 6000 ग्लूकोज अणुओं से। किससे बनेगा, 3000 से 6000 ग्लूकोज अणुओं से, 3000 से 6000 ग्लूकोज अणुओं से बनेगा क्या, एक सेल्यूलोज। अब ये आपस में जुड़ते किससे हैं, मतलब ये जो अणु है मिलकर के ये बना रहे हैं मिलकर, तो ये किससे बनते हैं, ये जुड़ते हैं β14 लिंकेज से। ये सारे किससे जुड़ के बने होते हैं, ये जुड़े होते हैं β14 लिंकेज, β14 लिंकेज के द्वारा जुड़ करके ये क्या बनाते हैं, वृहद अणुओं का निर्माण करते हैं। या हम यूँ कहें कि 3000 से 6000 ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज, फिर 100 सेल्यूलोज मिलके बनाएंगे मिसेल, फिर 20 मिसेल से बनेगा लघु तंतुक और 250 लघु तंतुकों से बनेगा एक वृहद तंतुक। इस तरह से जो है, यानी अपन बात करें तो जो सेल्यूलोज है उसका निर्माण किससे हो रहा है, ग्लूकोज से। यानी कि ग्लूकोज, ये जो सेल्यूलोज है वो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये क्या थी सारी उसकी
परासंरचना अल्ट्रास्ट्रक्चर, यानी किस तरह से जो है उसमें तंतुओं का निर्माण होता है। एक वृहद तंतु की अपन ने बात की थी, इस ऐसे ही कई अनेक वृहद तंतु मिलकर के सेल वॉल का निर्माण करते हैं। तो संरचना, परासंरचना, उसके बाद में सेल वॉल से रिलेटेड कुछ चीजें और, एक है गर्त या पिट। गर्त या पिट, गर्त क्या होते हैं, पिट्स क्या होते हैं। हमने बात की कोशिका भित्ति जो है उसकी द्वितीय कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के अलावा लिग्निन रहता है, लिग्निन का उसमें जमाव पाया जाता है। लेकिन संपूर्ण अगर अपन सेल वॉल की बात करें तो उसमें कहीं कहीं लिग्निन नहीं पाया जाता, लिग्निन का अभाव रहता है, लिग्निन नहीं होता है। और जहाँ पर लिग्निन नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता सेल वॉल में, जहाँ पर लिग्निन नहीं होता वहाँ क्या बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। और जो गर्त होते हैं वो हमेशा जोड़ों में बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम पिट पैर कहते हैं। और जो गर्त होते हैं वो क्या रोल अदा करते हैं सेल में, इन्हीं के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। जैसे अपन बात करें, कोई एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो दोनों सेल्स की जो सेल वॉल है वहां पर जोड़ों में बनेंगे गर्त। इस कोशिका में यहाँ पर और दूसरी में यहाँ पे जोड़े में क्या पाए जाते हैं, ये गर्त पाए जाते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, जहां पर सेल वॉल में लिग्निन का जमाव नहीं होता, तो वहां पर क्या बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, पिट्स बन जाते हैं। अब जो गर्त होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल गर्त और दूसरे होते हैं परिवेशित गर्त। एक तो कौन से होते हैं, सरल गर्त, और दूसरे होते हैं परिवेशित गर्त। अब जो सरल गर्त होते हैं इनकी जो मोटाई होती है वो पूरे सेल वॉल में समान होती है, यानी इन गर्तों की जो मोटाई है वो एक समान होती है। ये जैसे मान लो सेल वॉल है और इस सेल वॉल में यहाँ पर इस जगह पर क्या हो गया, लिग्निन का जमाव नहीं होने की वजह से यहाँ क्या बन गया, ये गर्त बन गया। तो इन गर्त की जो मोटाई है वो क्या होती है, एक समान होती है। और मोटाई जब एक समान होती है सेल वॉल की तो इन्हें क्या कहा जाता है, सरल गर्त। क्या होता है इसमें, सरल गर्त में मोटाई समान होती है, मोटाई समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल गर्त। और जो परिवेशित गर्त होते हैं इनकी जो मोटाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं होकर के भिन्न होती है, यानी कि जो इनकी मोटाई है वो अलग होती है। इनकी जो मोटाई होती है वो समान नहीं होती बल्कि भिन्न होती है। और दोनों जो गर्त होते हैं चाहे सरल हो या परिवेशित गर्त हो, गर्तों के मध्य क्या पाई जाती है, गर्त झिल्ली पाई जाती है। और गर्त झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति की बनी होती है। ये क्या है, गर्त झिल्ली। गर्त झिल्ली किसकी बनी होगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति की बनी हुई क्या होती है, गर्त झिल्ली होती है। इनकी जो मोटाई है वो कैसी होती है, असमान होती है, मोटाई समान नहीं होती। और जब मोटाई गर्तों की असमान नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं, परिवेशित गर्त कहलाते हैं। परिवेशित गर्तों में क्या होता है, झिल्ली पर यहाँ पर जो है झिल्ली फूल करके इस तरह से फूली हुई संरचना बन जाती है जिसको कहा जाता है टोरस। जो झिल्ली है उसमें फूल करके ऐसे फूली हुई संरचना बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, टोरस। झिल्ली फूल करके क्या बना लेती है, टोरस बना लेती है। और ये जो टोरस है यहाँ पर एक वाल्व की तरह कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वाल्व की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से कि नल में वाल्व होता है जिससे कि जो है नल बंद या खुल सकता है, तो उसी प्रकार से टोरस क्या कर रहा है, यहाँ पर वाल्व का कार्य करता है जिससे कि जो गर्त है वो बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं। तो ये थे गर्त। गर्त क्यों बनते हैं, लिग्निन के जमाव की वजह से बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल और परिवेशित। सरल गर्त जो है वो कहाँ बनते हैं, सरल गर्त किसे कहते हैं, जब
गर्तों की मोटाई समान होती है तो उसे हम सरल गर्त कहते हैं, और जब असमान होती है तो ये परिवेशित कहलाते हैं। दोनों ही गर्तों में क्या होती है, गर्त झिल्ली पाई जाती है जो प्राथमिक भित्ति से मिलकर प्राथमिक भित्ति से बनी होती है। और गर्त झिल्ली में जो परिवेशित गर्त है उनमें क्या बनता है, टोरस बनता है, जो एक वाल्व की तरह कार्य करता है, यानी झिल्ली ही फूल करके क्या बना लेती है, टोरस बना लेती है। तो ये थे गर्त। इसके अलावा एक और चीज है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, पिट्स या जो गर्त होते हैं, गर्तों में क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, दो कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होंगे। और ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, गर्तों में उपस्थित होते हैं। ये हो गई बात। अब हम आते हैं कोशिका भित्ति के कार्यों पे। कोशिका भित्ति के क्या कार्य होते हैं, तो कोशिका भित्ति जो होती है मेनली इसका कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य होता है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है कोशिका को आकार देना। कोशिका को क्या देती है, ये शेप देती है, आकार देती है, निश्चित आकृति देती है। दूसरा कार्य क्या है, सुरक्षा करना। कोशिका का क्या करती है, ये सुरक्षा करती है, उसे दृढ़ता देती है, मजबूती देती है, दृढ़ता या मजबूती देती है और सुरक्षा करती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति में क्या पाए जाते हैं, गर्त या प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, जिसकी वजह से कोशिकीय पदार्थों के आदान प्रदान में भी ये क्या होती है, सहायक होती है। कोशिकीय पदार्थों के आदान प्रदान में, कोशिकीय पदार्थों के आदान प्रदान में भी क्या होती है, ये सहायक होती है। और साथ ही साथ कोशिका के अंदर आंतरिक दाब का संतुलन बनाने में भी सहायक होती है। तो ये थी सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।